शब्द उत्सव के इस सत्र में जो श्रीलाल शुक्ल और उनके कृतित्व पर है, मैं आमंत्रित करती हूँ राकेश कायस्थ जी को, जिनसे हम श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में बात करने वाले हैं। राकेश कायस्थ जी, आप मुंबई से आते हैं और किसी परिचय के आप मोहताज नहीं हैं और साहित्य के विभिन्न मीडियम में आप लिख रहे हैं। एक ऑडियो शो दिल लोकल के कारण आप युवाओं में बहुत जाने माने जाते हैं। लेखन में आपका जो राम भक्त रंगबाज उपन्यास है बहुत चर्चित है रहा और यहाँ पे बैठे कईयों ने उसे पढ़ा है। मूवर्स एंड शेकर्स जैसे शो के लिए आपने लिखा, तो इतना कहना चाहिए कि मीडियम की विविधता है आप में जो आपको सबसे अलग करता है। मैं पहला जो एक प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगी कि श्रीलाल शुक्ल ने जो अपनी यात्रा की, बहुत फैलाव है उनके लेखन में, बहुत विस्तृत लेखन उन्होंने किया है। सोनी घाटी का सूरज से वो लिखना शुरू करते हैं, फिर बहुत से उपन्यास उनके आते हैं, मकान आता है, राग दरबारी से होते हुए वो विश्रामपुर का संत तक पहुंचते हैं। उपन्यास लिखने के साथ साथ उनके 2 कहानी संग्रह आते हैं, वो साहित्य अकादमी से मोनोलॉग आते हैं, अमृतलाल नागर पर और भगवती चरण वर्मा पर। आलोचना लिखते हैं अज्ञेय पर और बाल साहित्य की भी उनकी एक पुस्तक आती है जिसके कारण वो जाने जाते हैं। तो राग दरबारी पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन राकेश कायस्थ जी से हम श्रीलाल शुक्ल जी के इस सफ़र पर जानना चाहेंगे। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले जिक्र वस्तुतः का कि मैं शुरू कहाँ से करूँ बात, तो मुझे बहुत पुराना वाक़या याद आ रहा है। कोई 20-25 साल पहले श्रीकांत वर्मा पर एक कार्यक्रम था और उसके मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने 4 वाक्यों में अपनी बात कही थी। उन्होंने ये कहा कि श्रीकांत वर्मा इतने अच्छे कवि थे, इतने अच्छे कवि थे, इतने अच्छे कवि थे कि मैं आपको क्या बताऊं कि कितने अच्छे कवि थे। तो ये सुविधा इस तरह की राजनेताओं के पास होती है ऐसी बातें कहने की। हम तो आए हैं यहाँ तो कुछ बातें आपसे करके ही जाएंगे। और श्रीलाल जी समकालीनों को बुखार आ जाता था उनके नाम से। मैं समकालीन नहीं हूँ, लेकिन कल रात बुखार आ गया मुझे भी, तो पता नहीं क्या हुआ है, जो मतलब बुखार आ गया। और फिर मैं नींद में था तो सपने में श्रीलाल जी आए। वो अग्रज पीढ़ी के लेखक हैं और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और उन्होंने कहा कि तुम जा रहे हो परसाई और मुक्तिबोध की धरती पर, सिर्फ एक बात याद रखना, भोपाल में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तुम सिर्फ एक बात याद रखना, जो मेरा सूत्र वाक्य है जो राग दरबारी में मैंने कहा है, वो ये कि लेक्चर का असली मज़ा तभी है जब सुनने वाले को लगे कि सामने वाला बकवास कर रहा है और सामने वाले को भी ये पता हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ। तो फिर मेरी शंका दूर हो गई और मुझे लगता है कि ये मज़ा आने वाला है आपको, आप सबको। हिंदी की दुनिया में कई बहुत सारी आदतें, अच्छी आदतें हैं हम सब में। पहली आदत है जो है किताबें खरीद कर न पढ़ना, और उससे भी अच्छी आदत किताब मांग कर न पढ़ना। और तीसरी जो अच्छी आदत है वो ये आदत है कि लेखक और कवि के पास बहुत कुछ होता है अपना कहने को, सुनने को कुछ होता नहीं है उसके पास। तो इसलिए आप ये देखिए कि जो वक्ता जो होते हैं वो ऐसे सत्रों में भाग जाते हैं वो। तो मुझे एक और पुरानी बात याद आ रही है। मैं युवा कवि एक मित्र था, तो 2 बुजुर्ग कवि जो है उसकी कविताओं की बड़ी तारीफ की उन्होंने और उसको फुसला के ले गए बिहारबाद में जो है, और कविता सुनने के लिए अपनी कविताएं सुना गए और उसकी कविताएं सुनी नहीं। और हाथ तो यह है कि बिहार के पैसे भी उससे दिलवाए।
चलिए, ये तो हंसी मजाक की बात है। मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ, वरना आप कहेंगे कि आप ये टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। श्रीलाल जी बहुत पढ़े लिखे लेखक थे। जितना उन्होंने पढ़ा उतना ही उन्होंने लिखा, जितना उन्होंने लिखा उनके लिखे को उतना ही पढ़ा गया, और जिन्होंने उनके लिखे को पढ़ा उस पर फिर उतना ही लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के लिए दावा कर पाना कि वो उनके बारे में कोई ऐसी मौलिक बात कह देगा जो पहले नहीं कही गई है, जो या पहले विचार नहीं किया गया, ये दावा बहुत कठिन है। ऐसा कोई दावा भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर ये चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी बात न कहूँ जो हर कार्यक्रम जो श्रीलाल जी से जुड़े हुए होते हैं उसमें वो बार बार दोहराए जाते हैं। तो दो चीज़ें देखने को श्रीलाल जी के पूरे लेखन यात्रा को, मैं ये कहूँगा कि एक हमारे जो पूर्वज लेखक होते हैं वो अपने लेखन से हमें ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। तो लर्निंग और अनलर्निंग का एक प्रोसेस किसी भी लेखक में चलता रहता है अगर वो लेखक है, क्योंकि अगर हम लेखक हैं तो हम लोग सब लेखक बनने के क्रम में हैं। लेखक कोई नहीं होता। अगर लेखक हो गया आप तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, फिर सारी संभावनाएं खत्म हो गई जो। तो श्रीलाल जी ने अपनी संभावनाएं जीवित रखी, और उनकी पूरी यात्रा जो है वो जितना लिखने की है उतना अनलर्न करने की है, और अपनी सबसे बड़ी रचना की जकड़बंदी जो है उससे बाहर निकलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और श्रीलाल जी के लिए भी ये चुनौती थी कि डाक दरबारी से बाहर निकल कर आएँ और कुछ ऐसा रचें जो जिसमें डाक दरबारी से जो जुड़े हुए सवाल हैं उसका उत्तर वो दे सकें, और फिर ये साबित हो सके कोई ये न कहे कि डाक दरबारी की ये पैरोडी है। तो श्रीलाल जी का ये संघर्ष रहा उसमें, और वो अपनी आयु के उत्तरार्ध में सफल हुए मेरे हिसाब से, और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात है जो है श्रीलाल जी के लेखन के बारे में मुझे लगता है कि अपने वर्गीय चरित्र या अपने वर्गीय पूर्वाग्रहों के साथ टकराव और उन पूर्वाग्रहों से लड़ते जाना और उन पूर्वाग्रहों को जीतने की कोशिश करना, ये संघर्ष उनका था जो मतलब, तो उसमें भी वो सफल हुए। तो श्रीलाल जी की सफलता के बारे में अगर हम बात करते हैं जो, तो हमको शिवपालगंज से निकलकर और विश्रामपुर तक जाना पड़ेगा। इस यात्रा के बिना हम श्रीलाल शुक्ल को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ श्रीलाल जी की जो सबसे बड़ी रचना है जो राग दरबारी जो है, जो 1967 में आई जो है, 1967 से पहले 1957 में उनकी सिवनी घाटी का सूरज आई, जिसमें कुछ वो संकेत छुपे हुए थे जो राग दरबारी में हमने देखे। मतलब भाषाई की लंदर बना, वो ग्रामीण परिवेश, कस्बाई परिवेश, वो सारे पुरुष पात्र, उनके अपने संघर्ष, सपने, और उस पर जो है थोड़ा बहुत जो एक व्यंग्यात्मक भाषा है श्रीलाल जी की। अच्छा, ये ठीक है? गूंज रही है? अच्छा, अभी ठीक है? ओ धन्यवाद, आप बोलते थे वहीं से। हाँ, अब ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं। तो सोनी घाटी का सूरज में एक बात जो थी मेरे हिसाब से जो राग दरबारी से अलग है, वो ये है कि थोड़ा सा आशावाद है उसमें, आशा के थोड़े से तत्व हैं। और ये आशा जो है श्रीलाल शुक्ल की आशा जो 1957 में थी, 1968 के आते आते वो एक घनघोर निराशा में बदल जाती है। अब उसका क्या कारण है, तो अलग अलग कारण हम सब अपने ढंग से ढूंढ सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो है उत्तर नेहरू काल था जहाँ भारत खाद्यान्न संघर्ष और 2 युद्ध, एक चीन के साथ लड़ाई में विफलता और उसके बाद दूसरा युद्ध जो था पाकिस्तान के साथ मुश्किल लड़ाई, ये सब जो है होना, और उसके बाद एक मोहभंग का दौर था, और उस मोहभंग में की रचना आती है। उसके पहले एक और घटना होती है विश्व साहित्य में। आप ये देखें 6 महीना पहले करीब एक ऐसी किताब आती है जिसने गद्य की दुनिया में तहलका मचा दिया। उसका नाम है 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, जो गैब्रियल गार्सिया मार्केज जो कोलंबियन लेखक थे स्पेनिश भाषा के, उनकी किताब है, जहाँ से एक जादुई यथार्थवाद नाम की एक चिड़िया उड़ी, और उड़ी तो फिर उड़ती चली गई। दोनों किताबों में किसी तरह का कोई साम्य नहीं है कथ्य वगैरह के हिसाब से। मैं सिर्फ ये उसका उल्लेख इस नाते कर रहा हूँ कि इन दोनों किताबों ने मैसिव डिसरप्शन एक पैदा किया जो है अपनी दुनिया में। विश्व साहित्य गद्य के मामले में बदला जो है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड से, और राग दरबारी ने जो एक ऐसा धमाका किया कि उसकी गूंज अभी तक हमको सुनाई दे रही है।
अब आप ये देखिए कि कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसने एक शास्त्रीय जो परिभाषा है साहित्य की और लोकप्रियता, उसके बीच की दीवार लगभग गिरा दी उसने। कोई ऐसी किताब नहीं होगी जिसके एक एक डायलॉग आपको शोले फिल्म की तरह याद हो। आपको अगर शोले में अगर हरे राम नाई और सांबा गब्बर कालिया याद हैं, तो यहाँ पर आपको वैद्य जी तो आप छोड़ दीजिए, सनीचर और उसके बाद मगरू जगरू, दरोगा जी, कोई ऐसा पात्र नहीं है जो है बेला वेला, तो मतलब आप नाम लेते जाइए, दुर्बिनी सिंह, एक छोटे से छोटा किरदार उसका कहा गया, एक एक वाक्य आपको याद है। तो 350 पन्ने की किताब जिसका हर एक पैरा, जहाँ आपको ये लगता है कि कुछ संग्रहणीय सूक्ति है उसमें कोई, या कोई आप शब्दों में या मजाक के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। मैं स्कूल में थे, मुझे याद है, तो कुछ लोग जो हमारे टीचर एक दो सरफरी बोली में बात करते थे, जैसे वो एक शराबी किरदार था जुगनाथ, जो कौन है साला है बोलना है तो करफौन है सरफाला, वो बोलता था उसको, तो सरफरी बोली थी वो। तो इस तरह से उसने लोकप्रियता के मानक गढ़े और बहुत सारे नए प्रतिमान बनाए। लेकिन हमें विचार ये करना पड़ेगा कि जब वो इतनी अनोखी विलक्षण किताब से जो आज भी उसकी प्रतियाँ बिक रही हैं, तो श्रीलाल जी ने फिर उसको दोहराने की कोशिश क्यों नहीं की? अब कोई ये कह सकता है उसमें कि उनको मौलिकता की बड़ी चिंता थी, तो मेरी थोड़ी असहमति रहेगी उससे, क्योंकि उनकी जो पात्रों की छायाएँ जो या कथानक की छायाएँ हैं, उनके आगे पीछे सोनी घाटी का सूरज से लेकर आखिरी पड़ाव तक वो सब कुछ जो है हमें दिखाई देता है। जैसे एक बार रंगनाथ एक सूत्रधार है जो आपके राग दरबारी में लगभग वैसा ही कैरेक्टर सोनी घाटी का सूरज में भी है और वैसा ही कैरेक्टर पहला पड़ाव में भी है। आप सरफरी बोली का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो उससे मिलती जुलती एक बोली पहला पड़ाव में भी है। तो बहुत कुछ चीज़ें एक जैसी हैं। तो श्रीलाल जी ने इसको दोहराया क्यों नहीं, उसका जो है एक बड़ा कारण मेरे हिसाब से उसका आलोचनात्मक पक्ष है। और उस आलोचनात्मक पक्ष पर हम बात किए बिना राग दरबारी और राग दरबारी से आके श्रीलाल जी की यात्रा जो विश्रामपुर में आके जो है मुझे लगता है कि अपनी परिणति तक पहुंचती हैं, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप कुछ अगर बात करना चाहें तो श्रुति आप श्रद्धा जी आप कर लें, नहीं तो एक आलाप भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है लगता मुझे। जी, आप कह रहे थे कि यदि श्रीलाल शुक्ल जी को समझना है, जानना है, पढ़ना है, तो राग दरबारी के साथ आपको विश्रामपुर का संत भी पढ़ना पड़ेगा, वरना आप उनको आधा ही जान पाएंगे। तो ये उनकी यात्रा थी, संक्षिप्त यात्रा। अब मेरा अगला सवाल राकेश कायस्थ जी से है कि जैसा कि हम राग दरबारी में देखते हैं, उसमें लिखा है कि शिवपालगंज जो है वो फैलता जा रहा है और पूरे भारत का प्रतीक बन जाता है। उसके जितने भी पात्र हैं, चाहे वो वैद्य जी हों, चाहे वो पहलवान हो, बद्री पहलवान हो, रंगनाथ हो जो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, लंगड़ा हो, या फिर शनीचर जो पात्र है वो हो जो एक जनतंत्र की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो पूरा राजनीति की संस्कृति इस उपन्यास में हमारे सामने आती है, तो इसके जो प्रतीक हैं मैं वो चाहती हूँ कि वो आप स्पष्ट करें। और इसके साथ एक और सवाल मेरा जुड़ा हुआ है कि इस उपन्यास में, या ये तो मेरी लिमिटेशन है, और भी उनकी रचना में जो स्त्री पात्र हैं वो बहुत साइलेंट पात्र की तरह आते हैं। और क्या इसका ये कारण है कि वो जो समय था आज़ादी के बाद का 2 दशक, वहाँ पे स्त्रियाँ जो हैं वो अपने मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं और पीछे रहती हैं, उनको प्राइवेट इस तरह से समझा जाता है। तो इस बारे में जो है आपका क्या विचार है? जी, मैं आता हूँ एक एक करके इन बातों पर। और मुझे एक बात याद आ रही है कि वैद्य जी की बैठक में सनीचर बैठा होता है जो भंगोट रहा होता है, और वैद्य जी रंगनाथ को एक संस्कृत में वीर रक्षा पर 4 पंक्तियों का एक श्लोक सुनाते हैं, और संस्कृत सुन के सनीचर दांत में बोलता है और वह कहता है वाह वाह जय हो। तो हमें कोई भी लिटरेचर सनीचर की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। आप श्रद्धा भाव से किसी भी अगर लिटरेचर को आप पढ़ेंगे
तो मुझे लगता है उस लेखक के साथ भी आप अन्याय करेंगे, और श्रीलाल जी का एक संदेश भी उसमें भी अंतर नहीं थे मुझे लगता। अब थोड़ा सा उस पर आते हैं राग दरबारी पे कि उसका उद्गम क्या है। तो मैं बहुत दिमाग दौड़ाता हूँ, तो मुझे कुछ उसके कथा सूत्र जो 1927 में एक किताब कैथरीन मेयो की आई थी जिसका नाम मदर इंडिया था। मदर इंडिया जो है एक बहुत भयावह किताब है, जो भारतीय दरिद्रता, जहाँ पे ये बताते हैं कि वो बजबजाती नालियाँ और सड़ान चारों तरफ, भुखमरी, गरीबी, महिलाओं की बहुत ख़राब स्थिति, जाति प्रथा, इन सब का बहुत ही भयानक चित्रण है, जिसने एक भारत की छवि तो दुनिया में जो भी बनाई या न बनाई, जो भी लोग ये कहते हैं कि भारत को सपेरों का देश और जादूगरों का देश उस किताब के बाद माना गया, लेकिन भारत में बड़ी प्रतिक्रिया हुई। इस पर गांधी जी ने बड़ा उस पर विरोध किया, नेहरू उसके खिलाफ थे, और उसके खिलाफ कई किताबें जो लिखी गई, लाला लाजपत राय की एक किताब थी। और आप ये देखिए महबूब खान ने जो है मतलब उसी मदर इंडिया के एंटीडोट के तौर पे एक फिल्म बनाई मदर इंडिया आगे चल के, जिन्होंने ये बताया कि ठीक है कि सोतखोर महाजन जो है सब कुछ ले जाता है, वो बेघर कर देता है, लेकिन फिर भी ना भारतीय नारी महान है, क्योंकि संघर्ष करना जानते हैं, लड़ना जानते हैं, उसके कुछ जीवन मूल्य हैं। तो उसको उस तरह से उन्होंने ये किया। तो श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी जो मैं कहूँ एक तरह से, तो मुझे ये लगता है कि ये मदर इंडिया का जो है कॉमिक वर्जन है, जो मतलब मेरे हिसाब से, जिसमें उनकी जो पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी जो बहुत शार्प थे श्रीलाल जी की, जो बहुत ग्रामीण राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझते थे, और उसका उन्होंने एक जो है आप ये कह सकते हैं कि एक नेहरू युगीन भारत का एक रूपक प्रस्तुत किया वहाँ शिवपालगंज गांव के माध्यम से, कि जहाँ वैद्य जी थे और हैं और रहेंगे। हर एक दूसरे कांग्रेसी मुख्यमंत्री में आप वैद्य जी को देख सकते हैं उस समय का, और किसी भी राजनेता में आप देख सकते हैं जो है। तो संस्थाओं पर कब्जा, व्यक्तिवाद का चरम, घनघोर किस्म की जो है संवेदनहीनता, वो सब कुछ जितना कुछ भी है उसको उन्होंने एक तरह से आनंद का उत्सव श्रीलाल जी ने बनाया। और मैं ये कहता हूँ कि इस किताब को श्रीलाल जी का आग्रह मैं बार बार ये मानता हूँ कि आप जो भी कहें कि आंखें खोल दे या जो भी कर दे, आंखें तो हमारी खुली हुई थी, शिवपालगंज में जो भी रहते आंख खुली हुई होती उसकी, तो आंखें नहीं खोली, उसका एक कॉमिक रिप्रेजेंटेशन दिया। और आप ये देखिए कि कोई भी बड़ा लिटरेचर जो है ना, वो एक तरह से आप ये कहें कि एक विडंबना बोध से बनता है। तमाम आप किताबें उठा लीजिए, अब रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, बिना विडंबना बोध के कोई भी रचना महान नहीं होती। जो अब आप देखिए कि उर्दू पोएट्री और हिंदी जो व्यंग का क्या रिश्ता है, कि उर्दू पोएट्री जहाँ आह भरती है वहाँ वाह करवा लेता है हिंदी का व्यंगकार, और ताली बजवा लेता है उस पर। उदाहरण मैं एक छोटा सा दूँ और मजाकिया तौर पे, उसके जो है बहुत गूढ़ अर्थों में मत जाइएगा। तो गालिब ये कहते हैं, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और उसका सॉल्यूशन जो है हर्षकर प्रसाद ये सुझाते हैं कि अगर दूसरों को अपने बेइज्जती में शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाती है। तो ये रिश्ता है जो मतलब। तो अब उन्होंने जो श्रीलाल जी ने जो किया, उसमें देखने लायक 2-3 बातें हैं कि आपकी जो आप स्थानीय स्तर पर जो राजनीति होती है उसको अगर आप एम्प्लीफाई करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी है, राज्य स्तर पर भी हर जगह वो ठीक है, जो मतलब वो सबको पता है। आपके जो है विलक्षण जो है एक आपकी जो पंक्तियाँ हैं, वो पंक्तियाँ कई बार ऐसा लगता है कि वो भारतीय समाज के बारे में वो कहे गए जो मतलब ऐसे वाक्य हैं जो कभी भी जो है बदलेंगे नहीं। उदाहरण के तौर पर ये कहते हैं कि यहाँ का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसा कानून। अब आप देख लीजिए कि जो है उमर खालिद से लेके और अर्नब गोस्वामी तक, तो आपको पता चल जाएगा कि श्रीलाल शुक्ल की एक लाइन का क्या मतलब है। अब लेकिन मैं जो सवाल पर आ रहा हूँ, और उसी सवाल से मैं आगे निकल कर आपके उस तमाम सवालों पर जाऊंगा कि श्रीलाल जी ने दोबारा क्यों नहीं लिखा कोई राग दरबारी। 1990 में जब पूरा भारत बदल गया था, एक नया परिदृश्य था कि वो नेहरू युगीन तो आप छोड़ दीजिए, जो मतलब इंदिरा गांधी का बेअवसान और आर्थिक उदारीकरण के बाद पूरी दुनिया और पूरा भारत बदल गया, तो उनके पास एक तरह से फिर से एक मौका था राग दरबारी दूसरा लिखने का। लेकिन विश्रामपुर का संत लिखा उन्होंने, राग दरबारी नहीं लिखा। वो अपने लेखकीय सक्रियता के दौर में थे, उस दौर पे भी। तो उसका जवाब मैं एक छोटे से सूत्र के हिसाब से मैं ढूंढना चाहूँगा। एक श्रीलाल जी पे एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उनकी एक नातिन है जो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैं वो किताब पढ़ रही थी तो नाना जी आए उधर से घूमते हुए, और नाना जी ने कहा कि क्या पढ़ रही हो तुम, ये बकवास है, रख लो उसको। तो उन्होंने कहा कि मैं 3-4 पन्ने पढ़े थे और फिर मैंने बंद कर दिया। और 10-15 दिन बाद दोबारा से वो मैं पलट रही थी और नाना जी फिर आए, फिर डांटा। उन्होंने कहा कि ये बकवास है, रख दो।
तो मेरा दोस्तों ये कतई दावा नहीं है कि श्रीलाल जी इस किताब को बकवास मानते होंगे, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आलोचकीय जो पक्ष था उसका, श्रीलाल जी उसको लेके बहुत गंभीर थे। जब ये किताब आई थी तो उस समय श्रीपत राय जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक और संपादक थे, उन्होंने इससे बहुत कुरुचिपूर्ण एक कथा कहा था और कहा था कि इसका पढ़ा जाना संभव नहीं है। दूसरा, इससे मिलता जुलता बयान जो है नेमिचंद चंद जैन का, जो वो कहते हैं कि एक शुद्ध व्यक्ति की का शिकायतों का पुलिंदा है ये, जो मतलब अब राग दरबारी में हम देखें तो 3-4 चीज़ें क्या है जो है कि इसकी जो फैन फॉलोइंग है किन लोगों में है, तो सभी लोग इसको समान रूप से, जो सबसे भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति है समाज का और सबसे नैतिक आदमी है, सब समान लोगों में ये लोकप्रिय है। ये क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से एक मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई एक किताब है और उसकी भाषा लिखाई ऐसी है जो जिसमें वाकई जादू है। लेकिन कहीं भी अगर आप ये देखें तो राग दरबारी की 2 आलोचना के बहुत बड़े बिंदु मुझे लगते हैं। पहला तो ये कि शोषकों के खिलाफ है लेकिन शोषितों के पक्ष में नहीं है किताब। आप ये देखें कि जो शोषित पात्र हैं, 3-4 पात्र आपको मिलेंगे जिनको आप पॉजिटिव / शोषित कह लीजिए। वो पात्र ऐसे हैं जो बेचारे बड़े अंडर प्ले किए गए हैं। पहला पात्र जो है उसमें लंगड़ है, जो लंगड़ अगर मैं उसकी तुलना करूँ अगर लंगड़ की, तो लंगड़ की तुलना मैं मैलांचल के वामन दास से कर सकता हूँ। वामन दास एक ऐसा चरित्र है जो उसकी शारीरिक अक्षमता है लेकिन वो गांधीवादी है और वो लड़ता है तस्करों से और वो मारा जाता है वो। तो वामन दास का मरना बहुत ज़्यादा करुणा पैदा करती है हमारे भीतर। लंगड़ का मरना वैसा करुणा पैदा नहीं करती, क्योंकि पूरा का पूरा जो उपन्यास है जो है, मैं ये कहता हूँ कि इस पे जो है ये जो उपन्यास है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये एक समुद्री तूफान के बीच चल रही एक क्रूज की पार्टी है, जो मतलब समुद्री तूफान है, समुद्र की लहरें हैं, आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस नाव पे जो भी सवार है हर आदमी आनंद मग्न है। तो हर आदमी मजे लेता है। यहाँ जो बड़ी से बड़ी जो घटना है, अब मैं उदाहरणों के साथ आपको अगर बताऊँ, मैं एक करके आऊँगा। जो स्त्री पात्रों पे उन्होंने पूछा है, स्त्री पात्रों से मैं पीड़ित के पक्ष में अगर मैं बात करूँ तो एक घटनाओं पर देखिए कि श्रीलाल जी किस तरह से टिप्पणियाँ कर रहे हैं। कि एक पात्र है कुशहर प्रसाद, उसमें जो है जो छोटे पहलवान का जो बाप है, तो श्रीलाल जी लिख रहे हैं कि हाउ हाउ की आवाज़ आ रही है जो द्रुत गति से बढ़ती है, फिर भी लंबित होती है। तो रंगनाथ जो झांक के देखता है कि हाउ हाउ कहाँ से आ रहा है, तो एक वहाँ से लड़की आती हुई देखती है, लड़की उसे सुंदर लगती है, लेकिन बाद में वो देखता है तो देखता है कि नहीं, उसकी बकरियाँ उससे ज़्यादा सुंदर है लड़के से। ठीक है, अब आगे आए तो हाउ हाउ की आवाज़ जो आ रही थी